नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 का ये हमारी दुनिया बुक का इकाई 2 का दूसरा भाग है। भारतीय कृषि का ये दूसरा भाग है। हम लोग इससे पहले के भाग को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शिक्षक महोदय ने किसानों के दल में सबसे बुजुर्ग सदस्य से आग्रह किया कि वे बच्चों को कृषि के बारे में कुछ और बताएं। इससे आगे का पढ़ाई करना आरंभ करेंगे। तो अगर आप इससे पहले के अध्याय को नहीं देखे हैं तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले के अध्याय को जाके पहले के क्लास को जाके पढ़ लें, उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे, या फिर आप इसको पहले पढ़ लें उसके बाद फिर इससे पहले के क्लास को जरूर पढ़ेंगे, तभी आपको सही तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आप जितना अधिक इसको शेयर करेंगे उतना ही अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। बच्चे उस बुजुर्ग किसान के चारों ओर घेर कर बैठ गए। किसान दादा कहने लगे, देखो बच्चों, फसलों के विभिन्न उपयोग हैं और उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में या 5 वर्गों में बांटा गया है। ये बुजुर्ग किसान के द्वारा बताया गया है। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले हुआ था कि प्रखंड परिसर में जो कृषि मेला लगा था उसमें भूगोल के शिक्षक बच्चों को लेके गए थे और उन्होंने बच्चों को कृषि प्रदर्शनी के बारे में बताया था और कृषि यंत्रों के बारे में बताया था। वृत्त चित्र चल रहे थे, उसमें बच्चों ने कृषि कार्यों को किस किस तरह से किया जाता है और किस किस तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता है, या फिर किस किस तरह के पशुओं का पशुपालन होता है, या फिर मत्स्य पालन यानी मछली का पालन होता है, वो कैसे कैसे होता है, वो उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। खाद्य फसलें क्या है? खाद्य फसलें, रेशेदार फसलें, पेय फसलें, बागवानी फसलें और व्यापारिक फसलें, इन 5 भागों में फसलों को बांटा गया है। इससे पहले हम लोगों ने रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में पढ़ा। अब क्या है? खाद्य फसल यानी खाने योग्य जो फसल है, रेशेदार फसल जो रेशेदार फसल है, पेय फसल जिसको हम पीते हैं, बागवानी फसलें, आम लीची कटहल का जो खेती होता है, या फिर व्यापारिक फसलें यानी ऐसी फसलें जिसका हम वाणिज्यिक कृषि जिसको कहते हैं उस ग्रुप में उसको बांटा गया है। अब देखिए, खाद्य फसलें जिनमें धान, गेहूं, चना, मूंग, मटर, अरहर, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का इत्यादि हैं। ये सभी क्या हैं? खाने वाली फसलें हैं, इसलिए इन्हें खाद्य फसलों में रखा गया है। इनमें से ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, रागी, मड़ुआ आदि मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। इनके उपज कम उपजाऊ भूमि और अल्प वर्षा में भी होती हैं। ये क्या होते हैं? कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी इनको उपजाया जाता है। अब देखिए, खाद्य फसलें, खाद्य फसलों में दलहन और तेलहन मुख्य फसलें हैं। दलहन सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शाकाहारी खाद्य पदार्थ है। दलहन क्या है? सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शाकाहारी खाद्य पदार्थ है। इसकी खेती रबी और खरीफ दोनों ही अवधि में की जाती है। रबी खेती में और खरीफ खेती के समय में भी दलहन की खेती की जाती है। जैसे अरहर का खेती खरीफ के समय में ही की जाती है, और फिर चना और मसूर और भी बहुत तरह के दलहन हैं जो कि रबी फसल के साथ की जाती है। इसमें चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, मटर इत्यादि हैं। बिहार के टाल क्षेत्र में दलहन की फसल खूब होती है। तेलहन की फसलें वैसी फसलें हैं जिनके बीज काम में लाए जाते हैं। छोटे बीज वाले सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी हैं, जबकि बड़े बीज वाले सोयाबीन व नारियल हैं।
इन बीजों से तेल निकाले जाते हैं। नारियल की फसलें दक्षिण भारत, डेल्टा क्षेत्र के समुद्र तटीय इलाकों में खूब होती है, जबकि सरसों राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में तथा सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में खूब उपजाया जाता है। अब खाद्य फसलें देखिए, वे फसलें जिन्हें किसानों द्वारा भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपजाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? खाद्य फसलें। मैंने आपको इससे पहले बताया कि खाद्य फसलें उसको कहा जाता है जिसको हम सीधा ग्रहण करते हैं, हम खाते हैं, उसको खाद्य फसल के रूप में गिना जाता है। अब देखिए, अनाज उत्पादन की भौगोलिक दिशाएं। अब एक डाटा तैयार किया गया है, इसमें आपको ये बताया गया है कि किस तापमान में कौन सा फसल उपजाया जाता है और उसके लिए कौन सी मिट्टी ज़रूरी होती है, किस तरह की मिट्टी में धान, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का को उपजाया जाता है और उसके लिए क्या तापमान की आवश्यकता है और वर्षा की क्या मात्रा की आवश्यकता होती है। इन सबको इस चार्ट के द्वारा समझाया गया है। धान हो या चावल, दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं, धान से ही चावल बनता है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए और इसको 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और इसके लिए मिट्टी क्या चाहिए? चिकनी हो, दोमट मिट्टी हो, दोनों में ये धान चावल उपजाया जाता है। गेहूं 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहता है और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और दोमट मिट्टी चाहिए। ऐसे चिकनी मिट्टी में भी इस गेहूं की खेती को किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक उपज के लिए, बहुत अधिक मात्रा में उपज के लिए दोमट मिट्टी ही गेहूं के लिए उपयोगी माना गया है। बुआई के समय 20 डिग्री से 25 डिग्री और 10 डिग्री से 15 डिग्री बुआई के समय और कटाई के समय फरवरी मार्च के महीने में 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। ज्वार अधिक तापमान, यानी इससे अधिक तापमान 20-25 डिग्री से भी अधिक तापमान का जो क्षेत्र है वहाँ पे ज्वार की खेती की जाती है और वर्षा वो उसमें बहुत कम, नामात्र का बारिश होने पे भी ज्वार की खेती होती है और लाल, पीली और दोमट व बलुई मिट्टी में ज्वार की खेती की जाती है। बाजरा अधिक तापमान, बाजरा भी बहुत अधिक तापमान में होता है और वर्षा बहुत कम चाहिए उसको और बलुई मिट्टी चाहिए। रागी अधिक तापमान, कम वर्षा, लाल, पीली, दोमट व बलुई मिट्टी। मक्का 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर उसको चाहिए, तापमान चाहिए और जलोढ़ मिट्टी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं? जो नदियों के द्वारा बाढ़ में दूर से बहा के लाई गई मिट्टी को मैदानी क्षेत्रों में आच्छादित कर दिया जाता है, उसी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं और वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होते हैं और उसी में मक्के की अच्छी फसल ली जा सकती है। रेशेदार फसलें, बच्चे बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। कपास और जूट की फसलें प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। रेशेदार फसलों में कौन आता है? कपास और जूट, जिससे बोरे भी बनते हैं और अब तो वस्त्र भी बनाए जाते हैं, झोले भी बनाए जाते हैं। कपास के पौधों के लिए काली मिट्टी और 50 से 100 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा और 210 के साथ 210 पाला रहित दिन व खुले धूप की आवश्यकता होती है। पाला रहित मतलब कुहासा जब होता है, हमारे बिहार प्रदेश में जब ठंड पड़ता है तो कुहासा होता है, तो बहुत अधिक जब कुहासा होता है तो वो बर्फ के रुई के तरह बर्फ गिरने लगता है, तो उसी को बोलते हैं पाला। वो पाला नहीं पड़ना चाहिए, तभी कपास की खेती हो पाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि मुख्य उत्पादक राज्य हैं। बिहार में कपास की खेती तो नहीं होती, लेकिन जूट की फसल खूब उगाई जाती है। यह कहते हुए वे मुस्कुराए, पुनः आगे कहने लगे, इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा में इसकी खूब उपज होती है। जूट की उपज के लिए साधारण तापमान
25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में यह खूब उपजाया जाता है। कपास कहाँ उपजाया जाता है? बिहार के किशनगंज में, पूर्णिया में, अररिया में, दरभंगा में, सहरसा में, और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में भी कपास की खेती की जाती है। उन्होंने पास पड़े झोले को उठाकर दिखाया कि यह जूट से ही बनी है। देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जूट से बोरे बनते हैं और वस्त्र भी बनते हैं, झोले भी बनते हैं। दीवारों पर चूने से की जाने वाली पुताई की कुच्ची भी जूट से ही बनी होती है। भारत और बांग्लादेश इसके उत्पादन में अग्रणी देश हैं। बच्चों को यह जानकर बहुत अच्छा लगा। जूट की पैदावार भारत और बांग्लादेश में बहुत ही अच्छे पैमाने पर किया जाता है। पेय फसलें, अब देखिए ये पीने वाली फसलें हैं। किसान दादा ने कुछ सोचते हुए पूछा, आप लोगों को कौन कौन से पेय पसंद हैं? बच्चे एक साथ बोले, चाय, कॉफी, कोक। किसान दादा बीच में बोले, ये सब पेय फसलों के उत्पाद हैं। ये क्या हैं? पेय फसलों के उत्पाद हैं। चाय की फसल अपने देश में खूब होती है। चाय की झाड़ियाँ जीवाश्म मुक्त गहरी मिट्टी और ढलाव क्षेत्र में उपजाया जाता है। चाय कहाँ उपजाया जाता है? जीवाश्म मुक्त गहरी मिट्टी में और ढलाव वाले क्षेत्र में, जहाँ पे बारिश तो हो मगर पानी ना रुके, इस तरह के क्षेत्रों में वहाँ पे चाय की खेती की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश में चाय की फसल होती है। बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिले में भी चाय की फसल होती है। भारत विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक देश है। चाय और कॉफ़ी बेचने वाली कंपनियों के नाम पता करें। आपके लिए एक कार्य दिया गया है कि चाय और कॉफ़ी बेचने वाली कंपनियों का नाम पता करें। डालमिया, टाटा और पता नहीं कौन कौन से चाय की कंपनियां हैं। आप उसका पता करेंगे और फिर उसको बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। दूसरी पेय फसल कॉफ़ी है। भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी भी कहा जाता है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पैदा किया जाता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। भारतीय कॉफ़ी क्या है? अपनी गुणवत्ता के कारण पूरे विश्व में काफ़ी लोकप्रिय है। भारत की कॉफ़ी को बागवानी फसलें, केला, आम, लीची, सब्जियां, फूलों आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व त्योहारों, शादी विवाह और औषधियों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फूलों का खेती करने से हमको क्या होता है? पर्व त्योहारों में फूलों का इस्तेमाल होता है, मंदिरों में फूलों का इस्तेमाल होता है, शादी विवाह में सजाने के लिए फूलों का इस्तेमाल होता है, या फिर फूलों से औषधियाँ यानी जड़ी बूटी संबंधित दवाइयों को भी बनाया जाता है। सब्जियों की मांग प्रतिदिन होती है, इसलिए साग सब्जी की खेती को ट्रैक फार्मिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साग सब्जी की खेती को ट्रैक फार्मिंग भी कहा जाता है। व्यापारिक फसलें, रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना, ये सब व्यापारिक फसलें हैं। रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वाणिज्यिक कृषि या फिर व्यापारिक कृषि किसको कहेंगे? जिसको हम सीधे अपने खाने पीने के इस्तेमाल में उपयोग ना के बराबर करते हैं, उसका हम व्यापार करते हैं और फिर उस व्यापार के माध्यम से लोगों तक वो धीरे धीरे पहुंचता है। अगर आप रबर को छोड़ दें तो मखाना, आप मखाना का अगर खेती करते हैं तो मखाना आप बहुत अधिक खा नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत खाएंगे तो आपको मखाना उपजा के बेचना ही है। तंबाकू उपजा के आपको बेचना ही है, मिर्च उपजा के आपको बेचना ही है, गन्ना उपजा के आपको बेचना ही है। आप गन्ना उपजा के गन्ना को खा के ही नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह के फसलों को व्यापारिक फसलें और इस तरह के फसल को वाणिज्यिक कृषि भी कहा जाता है। ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। बीड़ी, सिगरेट, चीनी, टायर आदि उद्योग इन्हीं फसलों पर आधारित हैं।
रबड़ से ही टायर बनाए जाते हैं, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तंबाकू से सिगरेट बीड़ी को बनाया जाता है। तो इनसे बहुत सारे उद्योग धंधे जुड़े हुए होते हैं। अगर इनका उत्पादन ना हो तो ये सारे उद्योग धंधे नहीं चलेंगे। बिहार में चीनी की कई मिलें हैं। यही है कहानी हमारी फसलों और उनके उपयोग की। इतना कहकर चुप हो गए। बच्चों को फसलों के बारे में यह जानकारी बड़ी अच्छी लगी। सबने उनको धन्यवाद दिया। शिक्षक के नेतृत्व में सभी बच्चे स्टॉल को देखने निकले। एक स्टॉल पर एक कैलेंडर नुमा पेपर पर लिखा था कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए इसके आगे क्या है, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक वर्षा, खेती के छोटे आकार, भूमि का असमान वितरण, कृषि ऋण, कृषि विपणन और फिर परंपरागत कृषि। तो इसको बारी बारी से समझते हैं। क्या है? वर्षा पर निर्भरता। हम भारत प्रदेश में खेती जो करते हैं उसमें बहुत अधिक क्षेत्र में खेती वर्षा पे आधारित होती है। वर्षा होगी तो फसलें होंगे, वर्षा नहीं होगी तो फसल सूख जाएंगे। तो भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। कभी अल्प वृष्टि यानी बहुत कम वर्षा तो कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित करती है। अगर कम बारिश हुई तो फसलें सूख जाएंगी या फिर अत्यधिक बारिश हो जाने से फसलें पानी से डूब के और फिर खत्म हो जाएगा। तो ये उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं। भारत व बिहार सरकार अधिक से अधिक भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रही है। खेतों के छोटे आकार। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। सीमांत किसान किसको कहते हैं? जिसके पास भूमि कम होती है। जमीन में पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। हम अपने हिस्से के ज़मीन को बार बार बांटते जा रहे हैं। हम अपने बाबा के ज़मीन को बांट के अपने पिताजी में छोटा छोटा कर लिया और फिर उसमें से हम अपने भाइयों में बांट के छोटा छोटा कर रहे हैं। तो जिस वजह से हमारे खेतों का आकार छोटा हो रहा है। चकबंदी के अभाव में भू जोत बिखरे हैं। छोटे भू जोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं। चकबंदी मतलब क्या होता है? ज़मीनों का रकबा को बनाए रखना, लेकिन उसके अभाव में क्या है? भूमि छोटी छोटी हो गई है, छोटे छोटे खेत हो गए हैं। उसमें वैज्ञानिक यंत्रों का चलना यानी ट्रैक्टर का चलना, हार्वेस्टर का चलना या फिर धान की रोपनी को करने वाले मशीन का चलना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है, जिस वजह से फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। भूमि का असमान वितरण। भूमि का असमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के कारण लागू की गई जमींदारी प्रथा से किसानों का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भी भू सुधारों की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है। कहीं कहीं किसानों के पास बड़ी संख्या में जोत है तो अधिकतर जोतहीन है। क्या है? भूमि का असमान वितरण। असमान वितरण और समान वितरण। वितरण का मतलब होता है बांटना और असमान मतलब बराबर नहीं बांटा गया है। तो किसी किसान के पास बहुत अधिक भूमि है तो बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है। तो जब भूमि नहीं है तो वो बड़े किसानों के खेतों में जाके वो काम करते हैं और उससे जो फसलें होती है वो तो किसान जिसका खेत होता है वो बहुत अधिक मात्रा में फसलें ले लेती है। तो जो वाकई में किसान है उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इससे हमारी फसल प्रभावित होती है, हमारा उत्पादन प्रभावित होता है और हमारी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। कृषि ऋण। छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों व अन्य संस्थाओं से कर्ज लेते हैं। ऊंची सूद दर, कम उत्पादन, मौसम की बेरुखी, बिचौलियों के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में वह ऋण नहीं लौटा पाते। यह इनके कृषि उत्पाद क्षमता को प्रभावित करती है। क्या होता है कि जिन किसानों के पास भूमि है वो किसानी नहीं करते हैं और जिनके पास भूमि नहीं है वो किसानी करते हैं और उनको किसानी करने के लिए यानी
खेतों की जुताई के लिए, खेतों में फसल की बुआई के लिए या फिर निराई कटाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो महाजनों से ऋण लेते हैं। खाद बीज के लिए महाजनों से वो ऋण लेते हैं यानी कर्ज लेते हैं और उस कर्ज का ऊंची सूद दर होता है। और जब मौसम खराब होने से या तो अतिवृष्टि या फिर कम बारिश, दोनों के वजह से जब फसलें प्रभावित होती हैं या फिर कीट पतंगों की वजह से फसलें प्रभावित होती हैं तो उसका नुकसान उन छोटे सीमांत किसानों को होता है और जिससे वो अपने ऋण को भी नहीं लौटा पाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है, जिससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। कृषि विपणन, अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य हैं जो उनको उचित मूल्य नहीं देते। फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को ना तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और ना ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। कृषि विपणन, विपणन क्या है? विपणन को अगर समझना है तो आप इस तरह से समझें कि विपणन है व्यापारिक प्रक्रिया। जब आप किसी भी चीज का व्यापारिक आर्थिक लेन देन करते हैं तो उसको विपणन कहा जाता है। तो कृषि विपणन यानी उत्पादन, फसल का जो व्यापार होगा उसकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सही नहीं होती है, उसमें बिचौलिए होते हैं। किसान फसल को उगाते हैं और गांव घर के क्षेत्र के लोकल व्यापारी कम मूल्य पे उन फसलों को खरीद के फिर से मिल वाले के पास उसको बेचते हैं। किसान से अधिक कमाई वो व्यापारी कर लेते हैं और मिल वाले कर लेते हैं, लेकिन किसान को बहुत कम मूल्य प्राप्त हो पाता है। आप थोड़ा सा इस तरह से समझेंगे कि एक किसान आलू उपजा के 5 रुपया किलो के हिसाब से वो व्यापारी को बेच देता है और वो आलू आप मार्केट से जब खरीदने जाते हैं तो आपको 15 रुपया किलो के हिसाब से मिलता है। तो किसान जिसने बीज लगाया, खेत को जोता, उसमें अपना श्रम किया, खाद बीज दिया, पानी दिया, उसको वो आलू 5 रुपया किलो बेच रहा है। और जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया, तो वो उसमें 10 रुपया किलो का कमाई कर रहा है। तो ये है कृषि विपणन, यानी ये सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। इस वजह से भी कृषि प्रभावित होती है। परंपरागत कृषि यानी पहले से चली आ रही खेती। भारतीय किसान हल, बैल, कुदाल, खंती, खुरपी, हंसुआ इत्यादि परंपरागत औजारों से खेती करते हैं। फसल की कटाई, रोपाई मानव श्रम पर आधारित होती है। मानव श्रम यानी हम खुद से फसल को रोपते हैं और खुद से फसल को काटते हैं। तो मनुष्य का जो श्रम है उससे हम फसल को उत्पादित करते हैं, तो ये परंपरागत है। लेकिन फसल के एक भाग को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। फसल जो हम उगाते हैं, जो धान या गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा जो भी मैंने उपजाया, उसी में से थोड़े से बीज के रूप में रख लेते हैं और अगले साल फिर से हम उसी बीज का उपयोग करते हैं, जो कि परंपरागत खेती कहलाती है। सभी बच्चों ने इसे पढ़ा, कुछ ने अपनी कॉपियों में नोट भी किया। तभी शिक्षक महोदय ने एक व्यक्ति से सभी बच्चों को परिचय कराते हुए कहा, आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं। अगर आप में से किसी को कृषि के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक बच्चे ने प्रश्न किया, बिहार प्रांत के कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? ये प्रखंड कृषि पदाधिकारी से बच्चों को बोला गया कि आप अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों ने क्या पूछा? बिहार प्रांत के कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? बिहार में कृषि का जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कहना शुरू किया। क्या कहा? बिहार की कृषि की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। यहाँ बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होनी है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। अगर बारिश होगी तो धान की फसल होगी, बारिश होगी तो गेहूं की फसल होगी, नहीं होना है तो नहीं होना है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्प वृष्टि से फसलों का नुकसान होता है। इस तरह यहाँ की फसलें
प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। खेती करने के तरीके पुराने हैं। हल, बैल, कुदाल, खुरपी ही प्रमुख उपकरण हैं। खेती श्रम पर अधिक आश्रित है, यानी हम अपने शारीरिक श्रम से खेती में बहुत सारा काम करते हैं, मशीनों का उपयोग बहुत कम करते हैं। परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषता है। तो मानसून पे आधारित होना ये बिहार की खेती का विशेषता है। परंपरागत कृषि ये बिहार की खेती का विशेषता है। अगर हम इसको इस तरह से समझें कि ये विशेषता नहीं है, ये हमारे खेती की खामियां हैं कि हम मानसून पे आधारित हैं, परंपरागत कृषि पे आधारित हैं, हम आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं, आधुनिक तरीके के खेती का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये हमारी विशेषता कैसे है ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। विशेषता तो नहीं है, ये हमारे अंदर की खामियां हैं, लेकिन बुक में तो विशेषता लिखा है तो आपको विशेषता ही पढ़ना है। छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। फिर से छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे में इन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगा होना समझ में आता है। क्या है? बेरोजगारी की वजह से हम सभी किसान परिवार अधिकांशतया कटाई बुआई में ही इंगेज होते हैं और हम अपने आप को रोजगार में लगा हुआ समझ लेते हैं, जबकि हम तो हैं बेरोजगार। रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों में संलग्न होते हैं। राज्य में कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। क्या होता है यहाँ? जिंदगी जीने के लिए हम कृषि करते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत है। क्या है? जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो कृषि ही हमारा आर्थिक उपार्जन का मुख्य स्रोत है। 60% लोगों का मुख्य स्रोत कृषि से ही अर्थ का उपार्जन यानी पैसे का उपार्जन, जिन पैसों से हम दूसरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, वो हम कृषि से ही प्राप्त करते हैं। यहाँ कृषि का स्वरूप व्यावसायिक नहीं हो पाया है, लेकिन वर्तमान में बिहार में कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, पावर टिलर और बहुत सारे उपकरणों का उपयोग होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी व्यावसायिक कृषि नहीं हो पाई है। तो आज के इस अध्याय को, इस दूसरे भाग को हम इसी जगह पे द एंड करते हैं। इसके बाद हम तीसरे अध्याय में जाएंगे। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस अध्याय को पढ़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो इसके तीसरे भाग को भी जरूर देखें। और आपके मन में किसी भी तरह का कुछ सवाल बने तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे उस चैनल पे आएँ और ट्रांसलेशन और ग्रामर भी सीखें। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट में।